हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ सारे ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ आप लोगों का इंग्लिश एजुकेटर सुमित ठाकुर और स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज की जो ये क्लास है 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है और स्पेशली इंग्लिश के लिए है। और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि इंग्लिश में कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस होती हैं जिनका यूज़ होता है और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी कई सारे आते हैं। और उस टाइम पे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मेरे को फिगर ऑफ स्पीच का जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से करना है। तो उसी को लेके आज ये वीडियो है और मैं इसके अंदर आपको एक एक करके जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज़ जो है वो पोम वाइज हुआ है। ठीक है, मैं पहले ना आप लोगों को जो फिगर ऑफ स्पीचेस हैं उनको एक्सप्लेन करूँगा और एक्सप्लेन करने के बाद आप लोग एक PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर मैंने पोम वाइज फिगर ऑफ स्पीचेस जो है मेंशन कर रखी हैं कि कौन सी पोम जो है उसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया गया है। तो आप उस PDF को डाउनलोड कर लेना, बट मेक श्योर कि आप लोग ना एक बार पूरा एक्सप्लेनेशन ज़रूर सुन लें, क्योंकि जब तक आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे तो आप सही तरीके से चीज़ें नहीं कर पाओगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर आप रट के जाते हो तो हो सकता है कि जो मैंने वहाँ पे आपको मेंशन किए हैं क्या पता उसमें से ना कुछ और आ जाए, और आपको एक्सप्लेनेशन नहीं पता होगी तो हाउ यू विल बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि फिगर ऑफ स्पीच जो है वो लिटरेरी डिवाइस और पोइटिक डिवाइस को ही कहा जाता है। तो तीनों में से चाहे क्वेश्चन में कुछ भी बोला गया हो, चाहे बोला गया हो फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोम या फिर लिटरेरी डिवाइस या फिर पोइटिक डिवाइस, तो तीनों की तीनों चीज़ें एक ही होती हैं। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, देखो जो आपके सिलेबस में ज़्यादातर यूज़ हुई हैं मैं उनके बारे में आप लोगों को समझाऊंगा एक एक करके। तो आपको साथ के साथ नोट करते रहना है। मेक श्योर आपके हाथ में रजिस्टर हो और उसमें आप अपने पॉइंट्स को नोट करें। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे भाई जो फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट इज़ सिमिली। ये तो आई होप सबको पता होगी। ज़्यादातर सिमिली का यूज़ किया जाता है बच्चों कंपैरिजन के लिए। जब हम एक चीज़ का कंपैरिजन किसी दूसरी चीज़ से करते हैं तो उस टाइम पे हम सिमिली का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि विंड इज़ लाइक स्ट्रेंथ, विंड इज़ लाइक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे मैं विंड का कंपैरिजन स्ट्रेंथ से कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एज और एज और लाइक ये दो वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल कंपैरिजन के दौरान किया जाता है। जैसे मैंने बोला विंड इज़ लाइक स्ट्रेंथ, तो यहाँ विंड का जब मैं स्ट्रेंथ से कंपैरिजन कर रहा हूँ तो लाइक वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है ना कंपैरिजन के दौरान, तो इसीलिए इसको हम सिमिली कह रहे हैं। और अगर एज वर्ड आता AS तो भी वो कंपैरिजन में सिमिली ही कहलाता। सिमिली की स्पेलिंग भी ध्यान रखा करो, SIMILE। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच जो है बच्चों वो है मेटाफर। मेटाफर और सिमिली दोनों में ही कंपैरिजन होता है, बट छोटा सा डिफरेंस है। जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो दैट इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन, वो डायरेक्ट कंपैरिजन होता है जहां एज और लाइक इज नॉट कंपलसरी कि एज और लाइक आएगा या नहीं आएगा, लेकिन सिमिली में कंपैरिजन के दौरान एज लाइक जरूर आएगा, है ना। और कंपैरिजन किसी भी सेंस में हो सकता है, सिमिलैरिटी के बेसिस पे भी हो सकता है, डिफरेंस के बेसिस पे भी हो सकता है, किसी भी सेंस में कंपैरिजन हो सकता है। इस चीज़ को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों तीसरी जो फिगर ऑफ स्पीच है जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है जब कोई दो वर्ड एक साथ आ रहे हैं। कभी कभार कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि एक साथ नहीं आते, बीच में कोई प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, कंजक्शन ऐसा वर्ड आ गया तो भी हम उसे एलिट्रेशन कंसिडर कर लेते हैं। तो दो वर्ड जो एक साथ आ रहे हैं, दो से ज़्यादा वर्ड जो एक साथ आ रहे हैं, उनका जो शुरू का साउंड है, जो इनिशियल साउंड है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। मैं अभी मेटाफर का भी एग्जांपल देता हूँ आपको, चिंता मत करो। ठीक है, आप नोट कर सकते हो उसे भी। पहले लिटरेशन का देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक दो वर्ड्स बोले दैट इज सडन स्ट्रेंजनेस। क्या बोला मैंने, सडन स्ट्रेंजनेस। अब सडन स्ट्रेंजनेस में आप देखो सडन का जो पहला साउंड आ रहा है स का साउंड आ रहा है, और स्ट्रेंजनेस में भी जो साउंड आ रहा है वो स का साउंड आ रहा है। तो ये बेसिकली आपका क्या है, ये आपका एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन में दो वर्ड जो एक साथ यूज होते हैं उनका जो इनिशियल साउंड होता है वो सेम होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन कहते हैं। और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है आपका, जो हिंदी में व्यंजन के साउंड होते हैं उन्हीं को हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ ये सारे आपके कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप चाहो तो देख सकते हो, जैसे मैंने बोला वॉर विद, तो यहाँ पे व और व का साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये भी आपका क्या है, एलिट्रेशन। मेटाफर मैंने बताया डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट एज और लाइक। जैसे मैंने अभी बोला था कि विंड इज लाइक स्ट्रेंथ, लेकिन अगर मैं विंड इज लाइक स्ट्रेंथ की जगह बोल देता विंड इज स्ट्रेंथ,
क्या बोल देता मैं, विंड इज स्ट्रेंथ, तो वो आपका क्या होता, वो मेटाफर हो जाता। वहाँ पे भी विंड को स्ट्रेंथ से ही कंपेयर किया जा रहा है बट डायरेक्ट हो रहा है कंपैरिजन, तो ये आपका मेटाफर हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता दिया, सिमिली बता दिया, मेटाफर बता दिया और इसके अलावा एलिट्रेशन बता दिया। अब चौथे नंबर पे जो फिगर ऑफ स्पीच है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज रेपिटिशन। रेपिटिशन का मतलब होता है कि वर्ड रिपीट हो जाए, मतलब किसी भी पोम के अंदर किसी वर्ड का अगर यूज जो है वो रिपीटेडली हो रहा है तो उसको हम रेपिटिशन कहते हैं। और रेपिटिशन का एक और नाम होता है एनाफोरा। ठीक है, एनाफोरा भी कहते हैं हम इसे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पोम के अंदर फार फार आ रहा है, ठीक है, तो फार फार ये वर्ड रिपीट हो रहा है ना, एक साथ भी हो सकता है, अगले स्टैंजा या अगले एक्सट्रैक्ट अगले लाइन में भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका रेपिटिशन कहलाता है। ठीक है, इसको बच्चों नोट करते हुए चलो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करना, एक्सप्लेनेशन को समझना। अगर आप एक्सप्लेनेशन को समझ जाओगे तो नीचे पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी पोम के अंदर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किस बेसिस पे किया जा रहा है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, चलो तो एक और फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं बच्चों। एक और फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, तो 5th नंबर की जो फिगर ऑफ स्पीच है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, दैट इज एंजेबमेंट। क्या है बच्चों, एंजेबमेंट। एंजेबमेंट क्या होता है, एंजेबमेंट का मतलब होता है किसी भी लाइन का रिपीटिशन। देखो अगर वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको तो हम रेपिटिशन या एनाफोरा कहते हैं, लेकिन अगर कोई लाइन या फ्रेज 2-3 वर्ड किसी स्टैंजा में बार बार रिपीट हो रहे हैं, हम देखते हैं पोम्स में ऐसा कई बार होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एंजेबमेंट कहते हैं। समझ में आ गई बात। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं एक पोम के अंदर लाइन आ रही है, दैट वॉर विल लीड अस टू डिस्ट्रक्शन, वॉर विल लीड अस टू डिस्ट्रक्शन या वॉर लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। तो ये लाइन 2-3 स्टैंजा में या 2 स्टैंजा में कंसेक्यूटिव आ गई, पहले में भी आई, शुरू में, फिर बाद में भी आई, तो वो एंजेबमेंट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है भाई हमारा एक और फिगर ऑफ स्पीच और दैट इज बेसिकली ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब बच्चों क्या होता है, जब दो वर्ड्स एक साथ आ रहे हैं और दोनों का मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट है तो उसको हम ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बिटर स्वीट, तो बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, तो दोनों का मीनिंग एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है कहीं ना कहीं, तो ये क्या हो गया आपका ऑक्सीमोरॉन हो गया। ऐसे ही लेबर्ड ईज, तो लेबर्ड मतलब डिफिकल्टी के साथ और ईज मतलब ईजी, तो दोनों वर्ड एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये आपका ऑक्सीमोरॉन हो गया। तो ऑक्सीमोरॉन का मतलब क्या हुआ, व्हेन 2 वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग दे आर यूज्ड टुगेदर, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। और इसी के जैसा एक और होता है जिसे हम कहते हैं बच्चों एंटीथेसिस। ठीक है, एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, जब 2 आइडियाज एक साथ आ रहे हैं और दोनों आइडियाज एक दूसरे से अपोजिट है। ठीक है, एक में तो 2 वर्ड एक साथ आ रहे हैं जो एक दूसरे से अपोजिट है, दैट इज ऑक्सीमोरॉन। बट एंटीथेसिस में क्या होता है, 2 आइडियाज एक साथ आ रहे हैं और वो दोनों के दोनों आइडियाज जो हैं वो एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो उसको हम एंटीथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब एंटीथेसिस के बाद आता है आपका बच्चों पन। पन का मतलब क्या होता है भाई, पन का मतलब होता है जब किसी एक वर्ड के 2 मीनिंग्स होते हैं तो उसको हम पन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आर्म्स, ARMS आर्म्स, तो आर्म्स का मीनिंग क्या होता है, एक तो भुजाएं होती हैं आर्म्स और दूसरा आर्म्स हथियारों को भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आर्म्स क्या हो सकता है भाई, हमारा आर्म्स हमारा पन हो सकता है। समझ में आ गई बात। अब इसके अलावा बच्चों एक होता है हमारा सिंबॉलिज्म एंड इमेजरी। सिंबॉलिज्म और इमेजरी क्या होता है, सिंबॉलिज्म और इमेजरी में बच्चों कोई भी वर्ड जो है वो एक सिंबल की तरह काम करता है। जैसे आपकी पोम है फायर एंड आइस, वहाँ पे फायर डिजायर के लिए एक सिंबल है और आइस जो है वो हेट्रेड के लिए एक सिंबल है, और एक तरीके की इमेज भी क्रिएट करता है हमारे माइंड में फायर और जो फायर है और जो आइस है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, सिंबॉलिज्म और इमेजरी हो गया। इसके अलावा आती है बच्चों आपकी एक और फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने नाम सुना होगा, कितनों को पता होगा, मैं बता देता हूँ। ट्रांसफर्ड एपिथेट में एपिथेट का मतलब बच्चों एडजेक्टिव होता है। नॉर्मली एक एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी भी नाउन की क्वालिटी को दर्शाना, किसी भी नाउन की क्वालिटी को दर्शाना, ये एक एडजेक्टिव का काम होता है। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ गुड मैन, तो ये गुड जो है एक एडजेक्टिव है जो कि मैन की क्वालिटी को दर्शा रहा है। ठीक है, लेकिन किसी पोम के अंदर अगर ट्रांसफर्ड एपिथेट आ रहा है तो उसमें क्या होता है, अगर कोई एक एडजेक्टिव, मैंने बता दिया ना एपिथेट का मतलब एडजेक्टिव होगा, ध्यान रखना। अगर कोई भी एक एडजेक्टिव किसी एक ऐसे नाउन के साथ यूज हो जब वो उसकी क्वालिटी को दर्शाए ही ना, तो वो आपका ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला स्लीपलेस नाइट। अब मुझे आप बताओ क्या नाइट स्लीपलेस हो सकती है? इट इज़ पॉसिबल कि नाइट स्लीपलेस हो। नाइट तो ना स्लीपलेस होती है और ना ही स्लीपी होती है, नाइट तो नाइट होती है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ स्लीपलेस कौन होगा, नाइट होगी या वो पर्सन होगा?
जिसको नींद नहीं आ रही है उसके लिए वो नाइट स्लीपलेस हो सकती है ना। तो स्लीपलेस नाइट में स्लीपलेस जो एडजेक्टिव है वो नाइट के साथ आ रहा है, बट वो नाइट की क्वालिटी को नहीं दर्शा रहा। तो यहाँ पे स्लीपलेस एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है। स्लीपलेस क्या है? एक ट्रांसफर्ड एपिथेट है, मतलब ट्रांसफर्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि वो जिस नाउन के साथ यूज होना चाहिए, जिसको क्वालिफाई कर रहा है, वो उसकी क्वालिटी ना दर्शा के दूसरे नाउन के साथ यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये फिगर ऑफ स्पीचेस जो है वो समझ में आ गई होंगी। देखो फिगर ऑफ स्पीचेस तो बहुत सारी होती हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन फिगर ऑफ स्पीचेस हैं वो मैंने आप लोगों को अभी समझा दी हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको लगता है कि कोई दूसरी फिगर ऑफ स्पीच भी है जो आपको समझनी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा और आपको उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि सर मैं प्रिपरेशन कैसे करूं, अपने एग्जाम की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, मैं कैसे अटेम्प्ट करूं पेपर को, तो भाई मैंने उसको लेके भी एक वीडियो बनाई थी। तो आप यहाँ पे एक आई का बटन आएगा, इस आई के बटन पे क्लिक करके वो वाली मेरी जो वीडियो है उसको भी एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आप अपने पेपर को टाइम पे अच्छे तरीके से फिनिश कैसे कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने पेपर को टाइम पे फिनिश करो, इजंट इट? ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगा बच्चों में, वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूर करो। अगर तुम में से किसी को लगता है कि सर प्रैक्टिस के लिए मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, तो एक बार तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे को इनफ रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर बता दो, कमेंट सेक्शन के अंदर नीचे कि सर मुझे सैम्पल पेपर्स चाहिए या मुझे चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक चाहिए या क्या चाहिए, आपको जो भी चीज़ चाहिए, या आपने प्रैक्टिस कर ली है लेकिन आपको और चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर और मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड कर दूंगा। और बच्चों 10th क्लास की आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहे, मेरी क्लासेस की इंग्लिश को लेके सारी की सारी चीज़ों की अपडेट्स मिलती रहे, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो मेरा 10th क्लास का इंग्लिश का टेलीग्राम चैनल है, सॉरी टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन ज़रूर कर लें। और उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने 10th क्लास का कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं कर रखा, टर्म 1 का, उसे एक्सप्लेनेशन को समझना है, तो मैंने ऑलरेडी इनकी जो समरी है वो क्रिएट कर रखी है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। उसकी प्लेलिस्ट अगर आपको नहीं मिलती है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है प्लेलिस्ट का दे दिया है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एंड स्क्रीन में भी एंड में दे दूंगा, साइड में आपको एंड स्क्रीन दिखाई दी जाएगी, आप उससे भी डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो। और इस साइड जो मेरी तस्वीर आ रही होगी हैंडसम सी, उस पर क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बच्चों मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना।